हाय। कुछ चीज़ें शोर नहीं करती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे ज़हन में उतर जाती हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल जी का ऐसा ही उपन्यास है। इस उपन्यास को पढ़ते वक्त आपको बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इस उपन्यास में वही जिंदगी चित्रित है जिसे इस देश में निम्न मध्यम वर्गीय कहा जाता है। उपन्यास के पात्र बहुत जटिल तो नहीं हैं, लेकिन जो है उनके सादगी, रहने खाने आने जाने का लेखक ने विरल ब्यौरा दिया है। इसलिए ये बहुत ही साधारण, लेकिन अंत तक पढ़ने के बाद बहुत अच्छी लगती है ये किताब। उपन्यास के केंद्र में नवदंपति रघुवर प्रसाद और सोनसी है। रघुवर प्रसाद 22-23 वर्ष के हैं और महाविद्यालय में गणित के सव्यसाची व्याख्याता हैं। सोनसी जो है क्या कहते हैं, वो गृहस्थी संभालती हैं। यहाँ पे इस उपन्यास में आपको हर जगह गैर संबंधियों के साथ भी ऐसे रिश्ते बनाएंगे इसके पात्र जो आस्था रखते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे रघुवर प्रसाद जो है हाथी से रोज़ महाविद्यालय जाते हैं और हाथी से उनका जुड़ाव होता है, बहुत साधु के साथ जाते हैं वो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके घर के दीवार में एक खिड़की रहती है जिसे आसपास के बच्चे झांकते हैं इससे, और इस खिड़की को फांद कर रघुवर प्रसाद और सोनसी एक अलग ही स्वप्न जैसे स्नेहिल संसार में पहुंचते हैं, जहां प्रकृति उपस्थित होती है। क्या कहते हैं, वहां पे नदी, पेड़, पहाड़, वन, सब कुछ, क्या कहते हैं, जंगल रहते हैं और नीलकंठ रहते हैं, तोते रहते हैं, बंदर रहते हैं। मतलब प्रकृति बढ़िया से उपस्थित रहती है। तालाब रहते हैं जहाँ पे नहाना धोना आना जाना लगा रहता है। वहीं पे इनको एक बुढ़िया मिलती है जो सोनसी को कड़े भी पहनाती है, और इनके घर के बाहर एक पेड़ है जहाँ पे एक बच्चा बैठा रहता है पेड़ पे, अपने पिता से डांट खाने से बचने के लिए। सोनसी की मदर इन लॉ मतलब रघुवर प्रसाद की माँ जब उसे रात में कहानियाँ सुनाती है अपने समय की, तो जैसा इसका चित्रण है उपन्यास में वो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी भाषा शैली के बारे में, इस उपन्यास में लिखे भाषा शैली के बारे में विष्णु खरे जी अनुकथन में लिखते हैं कि लेकिन इस उपन्यास में उन्होंने संभाषण की कई भाषाएं और शैलियाँ ईजाद की है। एक वह जिसमें रघुवर प्रसाद लोगों से बोलते हैं, दूसरी वह जिसमें वे खुद से बोलते हैं, तीसरी वह जिसमें रघुवर प्रसाद और सोनसी अपने एकांत में बोलते हैं, और चौथी वह जिसमें रघुवर प्रसाद परिवार आपस में बात करता है, जिसमें हल्की सी आंचलिकता मिली हुई है, और पांचवी वह जिसमें विभागाध्यक्ष और प्राचार्य बोलते हैं। सबसे ठेठ वही है। एक और अद्भुत भाषा वह है जिसमें बोलने वाला और सुनने वाला बारी बारी कहते कुछ और है, सुनते कुछ और है, और यह एक और ही अर्थबाहुल्य स्निग्धता को जन्म देता है। इसे समझने के लिए हम दीवार में एक खिड़की रहती थी किताब में मेरे द्वारा रेखांकित कुछ शीर्षक पढ़ते हैं जो जहाँ लेखक प्रकृति के बारे में लिखते हैं। तो सुनिए। खिड़की से जो पेड़ दिख रहे थे वे आज के पेड़ की तरह दिख रहे थे। आम के पेड़ थे। आम के पेड़ों के बीच वही पुराना नीम का पेड़ आज का पेड़ था। आम के पेड़ों की पत्तियां आज हरी थी जैसे सब पेड़ों की थी। आम में बौर आ गई थी। पेड़ बौर से लदे थे और बौर के गंध में सांस खींचने से मन को चक्कर आ जाता था। पेड़ों में इतनी बौर लगी थी कि जितनी बौर निकलनी थी सब निकल गई। जिन्हें अगले वर्ष निकलना था धोखे से इसी वर्ष निकल गई। और सबसे अच्छी बात इस उपन्यास की ये कि इसको पढ़ते वक्त आप अपने अगल बगल, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने परिचितों को इसमें हंसते रोते देख पाएंगे, कह सकते हैं। इसका कवर देखिए, हाथी है, चांद है और खिड़की दिखाई देती है।
रघुवर प्रसाद साधु हाथी पे बैठे हैं, इन सब की ध्वनि हमें उपन्यास में सुनाई देगी। जो सब ये चिन्ह हैं, मैं अंत में कहूँगी कि इसका कोई विराट उद्देश्य या संदेश नहीं है। ये उपन्यास विचलित भी नहीं करता, इसे आप एक दिन में भी नहीं पढ़ सकते। शायद पढ़ते वक्त आपको थोड़ा भारी या बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आप इस किताब को धीरे धीरे करके ख़त्म कर लेंगे तो आप ज़रूर महसूस करेंगे कि मैंने बहुत कोई प्यारी चीज़ पढ़ी है। और सही बात है, कुछ चीज़ें शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे हमारे ज़हन में उतर जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।